हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, शुभ संध्या। सर, बहुत सारे बच्चे कोर्स वगैरह परचेस कर रहे हैं, बहुत सारी परेशानी आ रही है क्योंकि सर्वर पे इतना ज़्यादा लोड हो गया है कि एक दिन में इतना ज़्यादा एडमिशन लेना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। तो सर आप हड़बड़ाइए नहीं, हम वीडियो भी इस पर बनाए हैं कि आपको एकदम नहीं हड़बड़ाना है, सारे बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। और एक साथ सर आप इतने बल्क में करोगे तो सर सर्वर ही लोड नहीं ले पा रहा है कि हम बच्चों का एडमिशन ले पाएंगे। तो जिनका हो रहा है, जिनका एरर दिखा रहा है, आप वो नेक्स्ट टाइम ट्राई करोगे कभी भी 2 3 4 घंटे के बाद, तो फिर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जहां भी दिक्कत होगा सर हम आपको कह दोगे कि सर मेरा जो है ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए हम कुछ करेंगे। सारे बच्चों का मैंने नंबर नोट किया हुआ है, सारे बच्चों को इधर से फोन जाएगा कि सर अगर आपका ये प्रॉब्लम है तो ये सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। उसके लिए सर हमको जितना टीम लगाना पड़ेगा मैं लगाऊंगा, लेकिन सर आपका एक भी बच्चे का उल्टा पुल्टा नहीं होगा, इसका मैं विश्वास दिलाता हूं। मेरे ऊपर सर विश्वास रखिए, एकदम आपको टेंशन नहीं होना है, ठीक है। अब देखो, आते हैं सर हम अपने इधर, गौर फरमाइएगा। आते हैं इधर क्वेश्चन की दुनिया में। जो भी आपका सर क्वेरी है, मैं देख रहा हूं, मेरी टीम देख रही है कि कहां पर प्रॉब्लम है और कहां पर वो। आप अगर कमेंट्स भी कर रहे होंगे तो मैं नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन मेरी टीम देख रही है, तो आपको एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी 6 लोगों की टीम है जो सिर्फ आपका कमेंट्स देख रही है, इसलिए आप सर कमेंट्स कीजिए। आपका जो भी कमेंट्स होगा उसका मेरा एक लिस्ट बन रहा है, वो सारे लिस्ट का मैं जवाब जो है कैसे देना है हमको, किस वीडियोस में, अगले वीडियोस में क्या आके बोलना है, वो सारा मेरा तैयार हो जाएगा और मैं आके आपका सोल्यूशन कर दूंगा। आपको एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा है क्या चला, वो तो ऑफलाइन में क्या होता था, सर पैसा लीजिए, है सर रसीद काटिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। ये जो गुरु दक्षिणा हम ले रहे हैं, चला वहाँ कहीं ना कहीं एगो पेटीएम है, तो एगो गूगल पे है, तो एगो एटीएम है, तो एगो पिन है, तो एगो फलना है, एगो चिलना है। मतलब दिमाग पगला जाता है। लड़का कहता है आए सर पैसा हाथे हाथ नहीं लेवे। हाथे हाथ कैसे लेंगे? तो हम बोले तुम कहाँ है? तो बोला बिहार शरीफ में। हम बोले आ जाते हैं, क्या दिक्कत है, 200 टका के लिए 3000 का पेट्रोल जला देना है, आए का? तो कहता नहीं नहीं सर ऐसे मजाक कर रहे थे। बोले आए रे दुष्ट, मजाक करने के लिए। तो फिर फोन करेगा, आए सर पूरा के पूरा 99 ले ले भाई, कुछ छूट ना है। हम लोग कितना छूट चाहिए? तो ऐसे ही कोर्स एक्टिवेट कर देते हैं हम। बोलते नहीं 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 सर ऐसे नहीं पढ़ना है, हम तो मजाक कर रहे थे। हम बोले मारे इतना मार, छोटा मजाक कर रहे थे। लेकिन क्या कहेगा, सब वेराइटीज के लोग हैं। लेकिन सर एक बार मैं आज भर दिन में एक बार रोया भी। एक बच्चा सही में कॉल किया और उसके पास नहीं थे पैसे, और वो समझिए अपने घर में था, मम्मी से बात करवाया और उसके पास पैसे ही नहीं थे कि वो सही में कोर्स परचेस कर पाता। तो जो मेरे एएलपी वाले बच्चे हैं जिन्होंने जॉब कर रखी है, उन्होंने कहा कि सर कुछ बच्चों का हमारी तरफ से हेल्प कर दो। तो मैं खुद भी हेल्प करने के लिए तैयार हूं, इसलिए अभी उन लोगों का हेल्प नहीं लिया हूं। लेकिन सर मैं उनका कोर्स एक्टिवेट किया और मैं खुद रोने लगा। उनकी मम्मी बोली कि बेटा 2 दिन से सिर्फ सिंगल टाइम ही खाना बन पा रहा है, और किसी की लड़का झूठ बोल सकता है, मम्मी झूठ नहीं बोल सकती है। मतलब इतना हम उसके बाद रोए हैं कि आज भारत की स्थिति ये हो गई है कि कहीं पर 2 वक्त का खाना नहीं मिल पा रहा है। तो समझिए कहां है ये सरकार। तो इसी सब सरकार को तो हम कहते हैं कि गोली मार देंगे सबको। तो सब कहते हैं कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं। आप सोच के देखिए सर, कहीं ना कहीं से नाजायज से भी ज्यादा नाजायज है कि आज बच्चों के पास 100 200 और खाने तक के पैसे नहीं है। कहीं ना कहीं ये कोरोना का जो है एक फोबिया कह सकते हैं जो फैला दिया गया है। पता नहीं क्या है ये कोरोना। हम लोग से भेंट घांट करने तो अभी तक नहीं आया है, भेंट करेगा तो देखेंगे कि की है। लेकिन मामला बहुत ही ज़्यादा गंभीर है सर, लोग बहुत ज़्यादा बेरोजगारी में जी रहे हैं। लेकिन सर हम कोशिश करेंगे कि आप लोग भी अगर कोई किसी मोड़ पे मिले तो उसकी मदद जरूर कीजिए। ना तो सर ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं होता है अगर आप अपने लिए जीते हैं तो। आ जाइए सर इधर, हम क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है बोर्ड पर, वो कुछ इस कदर है, गौर फरमाइएगा। जो पहला क्वेश्चन है आपका वो ये है, कहता है पृथ्वी के सतह पर। आज मैंने क्वेश्चन का सेटिंग कुछ ऐसा किया है कि आपको थोड़ा सा टॉपिक वाइज हम करवाना चाहते थे। कहता है पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान m, द्रव्यमान m, द्रव्यमान m, द्रव्यमान क्या चला, द्रव्यमान। कहता है पृथ्वी के सतह पर, किसके सतह पर भाई मेरे, एकदम आराम से, पृथ्वी के सतह पर। 1 मिनट, क्लोज द प्रोग्राम। 1 मिनट सर, बोर्डवा
अरे इंटरनेट अब बोर्ड जब से या पुराना बोर्ड था कुछ नहीं करना पड़ता था, आ कभी सब झोलने जेना मन हुआ अपने हाथ में सब कंट्रोल, जेना मन मिटाना है मिटा देना है, आ जेना रखना है रख लेना है। ये तो मां कसम कभियो कुछ हो जाता है। आवा हो राजा क्वेश्चन पे, कहता है पृथ्वी की सतह, ये लीजिए सर पृथ्वी की सतह, बहुत अच्छी बात है। कौन सतह है सर? पृथ्वी की सतह है। पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह द्रव्यमान m त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण डैश के अनुपातिक होता है। सर देखिए ये जो पृथ्वी है इसके सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण g है वो हो जाता है सर gm/r²। गौर फरमाइएगा, पृथ्वी की सतह द्रव्यमान m और त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण डैश के अनुपातिक होता है, तो g बराबर gm/r² होता है। ये अनुपातिक के की मामला है चला। अनुपातिक कहते हैं अगर a समानुपाती b होगा तो समानुपाती का चिन्ह हटा के अगर इक्वल टू दीजिएगा तो ये हो जाएगा k इंटू बी। ध्यान दीजिएगा, अगर a समानुपाती b है, समानुपाती का चिन्ह हटा के इक्वल टू दीजिए तो k इंटू बी हो जाएगा। इसका मतलब इससे ये आएगा तो इससे ये भी आ जाएगा, इससे अगर ये आएगा तो इससे ये भी आ जाएगा। अब मामला ये है कि अगर यहां पर ये कांस्टेंट g क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं इसको। g को सर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, यानी g कांस्टेंट है तो हम कांस्टेंट को हटा देंगे। यहां से अगर हम कांस्टेंट को हटा देंगे तो समानुपाती आ जाएगा, समानुपाती को हटा देंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। यहां से हम कांस्टेंट को हटा देंगे, g कांस्टेंट है, इसको हटा देंगे तो समानुपाती आ जाएगा, और समानुपाती किसके हो जाएगा? तो m/r² के हो जाएगा आंसर। यहां g क्या है? तो g को हम कहते हैं सर नियतांक। g नियतांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इस पर भी हम कभी चर्चा करेंगे, बड़ा झोल है एकरा में। तो g कांस्टेंट है, जैसे इक्वल टू हटाए समानुपाती का चिन्ह लाएंगे तो कांस्टेंट को हटा देंगे। अगर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे इक्वल टू लाएंगे तो कांस्टेंट डाल देंगे। इक्वल टू होगा तो कांस्टेंट होगा, समानुपाती होगा तो कांस्टेंट नहीं होगा। तो देखो यहाँ समानुपाती है तो कांस्टेंट को नहीं रहना है, हटा देना है। आंसर हो जाएगा m/r²। एगो दिया है m/r², एगो दिया है m/r, m²/r mr। आंसर हो जाएगा m/r²। राइट इट डाउन, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो। हो गया। द नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। एक ग्रह मान लें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान g है तो ग्रह पर इसका मान होगा। देखिए सर, एक मान लीजिए कि ये दे दिया है आपको, ये ग्रह दे दिया, ये पृथ्वी है मान लीजिए, और ये कोई ग्रह है, मान लेते हैं कोई ग्रह है। तो क्वेश्चन कह रहा है एक ग्रह मान ले जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है। तो इसका अगर m है तो ये m/3 है, और अगर इसका r है तो ये r/3 है। अगर इसका m और r की बात कर दी, m/3 है, ये r/3 है। अब देखो तो कहता है तो यदि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान g है तो ग्रह पर इसका मान क्या होगा? अगर यहां पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान जो है वो g है, तो g बराबर होता है gm/r²। तो यहां पर कितना होगा? तो यहां पर मान लेते हैं वो g डैश है, g डैश बराबर gm/r²। g का g हो जाएगा, और m कितना है? तो m/3 है। ये धीरे धीरे हम इस टॉपिक को सिखा देंगे, आगे 2-3-4 गो सवाल और हम सेट कर दिए हैं। और r का मान m के जगह m/3 कर दिए, r के जगह r/3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा r/3 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 3 है, 3 तिया 9 ऊपर चल जाएगा तो 3 हो जाएगा। ये देखो 3 तिया 9 है, 9 ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 9/3 gm/r²। तो यहां से g डैश इज इक्वल टू हो जाएगा भाई मेरे, यहां से g डैश इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? g डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 9 3 तिया 9 कट जाएगा, 3 gm/r², और यहां हो जाएगा 3 gm/r² को हम g लिख सकते हैं तो हो जाएगा 3g। बाबू ए सोना ये नहीं बुझाया होगा
तो आप सीधा बाउंसर मारा होगा। हम तरह समझाते हैं, इस बार सीधा समझ में आएगा। ठीक है, अब गौर फरमाइए आप, पृथ्वी के सतह पर G बराबर GM बटा R स्क्वायर होता है। इससे पहले वाले सवाल में मैंने आपको बताया था, यहां देखिए हमने क्या बताया था इससे पहले वाले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 1 में, कि पृथ्वी है, पृथ्वी के सतह पर जब भी होगा, पृथ्वी के सतह पर जब भी होगा G बराबर GM बटा R स्क्वायर होगा। ये फिक्स है, एक दिमाग में डाल लो, पृथ्वी के सतह पर G बराबर GM बटा R स्क्वायर होगा। अब क्वेश्चन में आओ, हम अगर यहां आते हैं, ये पृथ्वी है, यहां पर G बराबर GM बटा R स्क्वायर, ये फिक्स है। अब कहता है जितना इसका द्रव्यमान और त्रिज्या है उसका 1/3 है दूसरे ग्रह का, तो यहां पर G का मान क्या होगा? तो इसका मान लेते हैं G डैश बराबर G, M के जगह M/3, R के जगह R/3, तो ये उसको जब सॉल्व करोगे 3GM बटा R स्क्वायर हो जाएगा, 3GM बटा R स्क्वायर हो जाएगा, ये 3G हो जाएगा। बोलन रे, हो जाएगा, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अब देखिए, तो जल्दी से इसको लिख लीजिए सर। देखिए कुछ क्वेरी आ रहा है जो हमारी टेक्निकल टीम के द्वारा हमको दिया गया है कि अन्य क्लासेस के बारे में आप बोलिए सर कुछ, तो अभी सर उस पर बातें हो रही है, जब कुछ क्लियर हो जाएगा तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। कोर्स परचेस किए हैं, नहीं दिख रहा है सर, दिख जाएगा, पेमेंट गेटवे का प्रॉब्लम है, उस एंड से पेमेंट कंफर्म होगा तो आपको सर कोर्स दिख जाएगा। बुक कब आएगा? बुक बहुत जल्द आएगा, बुक में कम से कम 4 से 5 दिन का समय है जो कि बुक में लगना है, तब तक आप लिखवो कीजिए, सुनवो कीजिए। तो बुक आपका सर 4 से 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 2-3 दिन तक पब्लिशिंग में, लगभग 8 दिन आपको लग जाएगा बुक आप तक पहुंचने में। और दूसरा, फोन नहीं लग रहा है सर, इतना ज़्यादा वेटिंग फोन आ रहा है कि आज एक एक मोबाइल में सर 1200 1300 मिस कॉल है। तो आप सोच सकते हैं 6 गो मोबाइल में मतलब 7200 के अप्रॉक्स खाली मिस कॉल है। बुक ऑनलाइन मिलेगा क्या? 100% सर बुक ऑनलाइन मिलेगा, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं, तब तक आप इसको एक बार और समझ लीजिए। पृथ्वी पर G बराबर GM बटा R स्क्वायर है, यहां G डैश हम ग्रह पर निकाल रहे हैं, तो G M के जगह M/3, R के जगह R/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3GM बटा R स्क्वायर इज इक्वल टू 3G। आंसर हो जाएगा आपका 3G। इससे लेकिन अभी तो 10% बुझाया होगा, और इसका क्वेश्चन हम आगे सेट किए क्योंकि इसका बहुत सारा टाइप है, इसी टाइप का। खाली ये याद रखना कि G बराबर GM बटा R स्क्वायर होता है पृथ्वी के सतह पर, एकरे पर हम सब समझा देंगे। कहता है एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान, आज ही देखिए दूसरा क्वेश्चन, पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे हैं। देखिए सर, एक कोई पृथ्वी है और एक कोई भाई मेरे सोना मेरे ग्रह है। तो कहता है एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान, पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान का आधा है। अगर यहां द्रव्यमान m है और ये त्रिज्या r है, तो इसका आधा है, m/2 है, r/2 है। वेरी गुड। तो G का मान, तो इस ग्रह पर G का मान क्या होगा? तो यहां चला, हम जानते हैं, यहां तो हमको कोई झोले नहीं, हम बोले का पृथ्वी के सतह पर G बराबर होता है GM बटे R स्क्वायर। G बराबर होता है GM बटे क्या? R स्क्वायर। अब बताइए, चला यहां क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा, अगर हम ग्रह पर लेते हैं तो ग्रह पर हो जाएगा G डैश इज इक्वल टू G, M के जगह M/2 ले लेते हैं, M के जगह M/2, R के जगह R/2, तो R/2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? चला, ये जब गुना भाग करोगे 2 दूनी 4 ऊपर जाएगा, 2 नीचे है, तो ये हो जाएगा 2GM बटा R स्क्वायर। और तुम जानते हो G डैश इज इक्वल टू 2 और GM बटा R स्क्वायर का मान यहाँ पर कितना है? GM बटा R स्क्वायर G के बराबर, और G कितना होता है? चला 9.8। तुम कह गए मास्टर बा 9.8 काहे लिया? जो सुबह वाला न्यूमेरिकल कर रहा होगा अगर पता चल रहा होगा 9.8 काहे लिए? इसलिए लिए कि सब फ्रैक्शन में है, इसलिए 9.8 लिए हैं। G का मान होता है 9.8, 10 भी लेते हैं, लेकिन तब जब 10, 20, 30, 40 रहता है ऑप्शन में, तो अब ये फ्रैक्शन में है तो पॉइंट में है, तो ये भी पॉइंट में लेंगे। अब यहाँ पर रख देंगे, 2 इंटू G होता है, यहाँ पर देखो ना, G डैश बराबर 2 और GM बटा R स्क्वायर को यहाँ से लिख सकते हैं G, तो ये हो जाएगा G डैश इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8। नहीं समझ में आ रहा होगा, हम जानते हैं, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, हम इसको इतना बार लाएंगे आगे, सब शेड्यूल है कि 2 क्लास के बाद लाना है कौन टॉपिक, इसी का, फिर 3 क्लास के बाद कौन टॉपिक लाना है, वो फिक्स है, तब समझ में आएगा। हलवा नहीं है कि आए या खाए या चल दिए, मामला गड़बड़ है। यहां ले लोगे तो 8 दूनी 16 के 6, 9 दूनी 18 19.6 मीटर पर सेकेंड। अब देखो फिर हम समझाते हैं, एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधा है। तो सर यहां पर m और r है पृथ्वी पर, यहां m/2 r/2 है। तो कहता है इस ग्रह पर, मतलब इस ग्रह पर G का मान क्या होगा? तो G बराबर GM बटा R स्क्वायर फिक्स है, और पृथ्वी के सतह पर 9.8 होता है या 10 होता है, लेकिन ऑप्शन में चूंकि पॉइंट में है इसलिए 9.8 लिए हैं।
तो जी डैश बराबर जी, एम की जगह एम बाई टू, आर की जगह आर बाई टू का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 दूनी 4 ऊपर चल जाएगा 2 जी एम बटा आर स्क्वायर, 2 इंटू जी एम बटा आर स्क्वायर, 2 जी डैश बराबर 2 इंटू जी एम बटा आर स्क्वायर, जी डैश बराबर 2 और जी एम बटा आर स्क्वायर को हम लिख दिए यहां से जी। ऐसे ही पुट करते हैं, धीरे धीरे ऐसा समझ में आ जाएगा कि तू अपने पुट करने लगेगा। 2 इंटू 9.8 बराबर 19.6 आंसर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एकरा तो एकदम नहीं भूलना, जी डैश जी है, बता आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। राइट इट डाउन, जल्दी से लिख। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि इंग्लिश में कोर्स जो है बाइलिंगुअल होगा, तो सर मैं बता दूं कि कोर्स जो होगा वहां जहां जहां टर्म का प्रॉब्लम होगा वहां इंग्लिश में लिखा हुआ होगा, और मैं अपनी किताब से ही पढ़ाऊंगा। मेरी जो किताब आ रही है उसी से मैं पढ़ाऊंगा, और वो किताब पहले हम जो अभी जब तक किताब नहीं आ रही तब तक पहले चैप्टर का और दूसरे चैप्टर का हम पीडीएफ दे देंगे, और उसके बाद आपको हम किताब से पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो उसमें जहां जहां टर्म है वहां वहां इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरा है कि सर अगला बायोलॉजी के बारे में, तो बायोलॉजी कमिंग सून है सर, क्योंकि सारा अभी दुए को तो सर हम संभाल नहीं पा रहे हैं। हो गया, लिख लिए तो सर यस टाइप कर दीजिए। हो गया, और 6 टेस्ट का सर मंडे टू सैटरडे का रिवीजन हम डाल दिए हैं, रिवीजन जरूर से जरूर करें, उससे आपको 10 गुना ज्यादा फायदा होगा। यदि एक साधारण लोलक की लंबाई, पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए, तो सर ये आप जानते होंगे कि ये जो लोलक है इसका लंबाई L है और द्रव्यमान M है, तो बताइए क्या हो जाए। सब का सर आगे 4-5 इसी का क्वेश्चन आगे हम सेट कर दिए, ताकि इसका एक और आगे क्वेश्चन द्रव्यमान वाला सेट किए, आगे क्वेश्चन इसका स्प्रिंग वाला सेट किए, आगे क्वेश्चन इसका 4-5-7 टेस्ट के बाद आओगे तो आधा भरा हुआ पूरा भरा हुआ सेट किए, एक फिर पूरा भरा हुआ सेट कर दिए, ताकि तुम्हारा थ्रू आउट क्वेश्चन क्लियर हो जाए। अब कहता है कि इसका फॉर्मूला होता है सरल लोलक का t बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी। टी बराबर फॉर्मूला होता है सर 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एकदम सिंपल है, इसी में तुमको आता होगा क्वेश्चन, सुस्त होगा, तेज होगा, तेज होगा, सुस्त हो जाएगा, तो चला वहां गड़बड़ है। जब आगे हम आएंगे तो उसको भी हमने सेट किया है, नेक्स्ट लगभग 17वें या 18वें सेट में अभी के बाद जब जाओगे तो वहां पर हमने सेट किया हुआ है कि भैया कब सुस्त होगा, कब तेज होगा, मामला कैसे बनेगा। कहता है यदि एक साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए, तो ऑब्वियसली बात है ये L का मान बढ़ेगा, T का मान बढ़ जाएगा, G का मान बढ़ेगा तो T का मान घट जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। तो बता आंसर क्या होगा। साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए, एकदम सिंपल दिए हैं, आगे इसको हम और टफ करेंगे। ये बढ़ा देंगे तो ये बढ़ जाएगा क्योंकि समानुपाती हो गया, और ये बढ़ा देंगे तो ये घट जाएगा। आंसर बता क्या हो जाएगा, ये बढ़ा देंगे ये बढ़ जाएगा, आंसर बढ़ेगा। लेकिन अगर याद रखना इसी बेस पर आगे क्वेश्चन डिजाइन है, जल्दी से लिख। कोई भी सरल लोलक होगा उसका आवर्तकाल का डिफरेंस, टी क्या है सर, आवर्तकाल है, टी क्या है सब जानते होंगे, आवर्तकाल L क्या है, प्रभावी लंबाई, प्रभावी इफेक्टिव लेंथ, M तो तुम जानते हो द्रव्यमान है, G के बारे में भी जानते हो तुम भाई मेरे, गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, जल्दी से लिख, राइट इट डाउन। हो गया, G क्या है सर, गुरुत्वीय त्वरण है, और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, यहां लिख लो सरल लोलक का आवर्तकाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ना तो तुम कहेगा ये सब पूछा, देखा मास्टर पढ़ाया था, ये खूब पूछता है। सरल लोलक का आवर्तकाल, आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। निर्भरता कैसे चेक करते हैं, देखेंगे कि ये जो है इसके फॉर्मूला ये सब पर निर्भर करता है, यहां पर कहीं M है क्या। लेकिन जब स्प्रिंगी लोलक में आओगे ना तो उसका आवर्तकाल T बराबर 2 पाई अंडर रूट M बाई K होता है, उसका आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। लड़का को जैसे मिला सरल लोलक, कहेगा द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, जब बोरा में मामला हो जाए तो गड़बड़, वहां जब स्प्रिंगी लोलक में जाइएगा तो गड़बड़ा जाइएगा। कहता सरल लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, लेकिन वही स्प्रिंगी लोलक में कहेगा तो उसका केस हम आगे डिजाइन कर दिए हैं सर आपके लिए, एकदम टेंशन नहीं लेना। खाली सरल लोलक कहेगा तो कहेंगे द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, स्प्रिंगी लोलक पूछेगा तब बात करेंगे, वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है उसका आवर्तकाल। हो गया, कोर्स की वैलिडिटी कब तक है भाई, एग्जाम तक रहेगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है। पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ किसका मिलेगा, जो चैप्टर अभी हम दे रहे हैं
उसका पीडीएफ मिलेगा शुरू का 2-3 चैप्टर का। उसके बाद बुक आ जाएगी और बुक से हम सर थ्रू आउट पढ़ाना शुरू कर देंगे। हो गया? तब आपको पीडीएफ बार बार प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं होगी। सरल लोलक कहेगा आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, लेकिन अभी तो हम टोक देते हैं। स्प्रिंगी लोलक कहेगा तो आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, लेकिन वो जब पूछेगा तो वहां आएगा क्वेश्चन, तो बात करेंगे। अगला क्या कहता है भाई मेरे? कहता है निम्नलिखित में से किसे टॉयरेंट लिजार्ड किंग कहा जाता है? किसको कहा जाता है सर? टॉयरेंट लिजार्ड किंग कहा जाता है किसको? द राइट आंसर बता इसका क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? टॉयरेंट लिजार्ड किंग जो है किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 बताओ, व्हाट इज द आंसर? आंसर हो जाएगा इसका डी फॉर डॉग। डी फॉर डॉग। ये सर डायनासोरस का एक प्रजाति था जो सर कंप्लीट अब समाप्त हो गया है। लिख लो, यह डायनासोरस। ये एकदम अजीब टाइप का क्वेश्चन है जो पूछा है। डायनासोरस की प्रजाति थी जो लगभग, अब सोच लो, 6 to 7 करोड़ वर्ष पहले खत्म हो चुकी है। करोड़ वर्ष पहले समाप्त हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। जल्दी से लिख लिए? हो गया? अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई की बात करें तो वो थी लगभग 12.8 फीट के आसपास। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो यह 12.8 मीटर थी। मीटर को फीट में अगर बदलोगे तो मीटर को फीट में बदलोगे तो यह आ जाएगा लगभग 4.2 फीट, नहीं सॉरी 42 फीट। 12 से करोगे तो 12 × 36, हम 12 × 36 लगभग 42 फीट के आसपास आ जाएगा। इतना मीटर लंबी थी। और यह सर डायनासोरस की एक प्रजाति थी जो लगभग 6 से 7 करोड़ वर्ष पहले समाप्त हो गई। निम्नलिखित में से किसे टॉयरेंट लिजार्ड किंग के नाम से जाना जाता है? टॉयरेंट लिजार्ड किंग डायनासोरस की एक प्रजाति थी जिसकी लंबाई 12.8 मीटर थी। हो गया? ये क्वेश्चन एकदम ऐसा है सर कि बुक्स में नहीं है लेकिन पूछा है, इसलिए हमने इसको यहां ऐड किया। 1 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्तकाल। सर अभी हम तुरंत पढ़ाए आवर्तकाल का डिफिनेशन, T = 2π√L/g पढ़ाए हैं। अब कह रहा है 1 मीटर लंबा, तो सर 1 मीटर का आवर्तकाल क्या होगा? तो 1 मीटर है तो T बराबर हो जाएगा 2π√1 अब बटा जी का मान ले लो तुम 9.8, या फ्रैक्शन में क्यों लोगे 10 ले लो। तो जब 10 लोगे ना और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 सेकेंड। अब तुम सॉल्व करो तो मैथ बड़ी बढ़िया है। यहां से करोगे 0.1 हो जाएगा और इसको रूट से निकालो, 2π से गुना करो 2 सेकंड हो जाएगा। तुम कहेगा मास्टरवा इतना क्या करेगा, आई होगा कैसे? तब तो डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, अगर कोई उपाय नहीं। याद रखना कि जब लंबाई का मान 1 मीटर हो ना तो आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। ये डायरेक्ट याद रख लो ना, यही पूछता है। इसलिए पूछता है कि इसको हम सेकेंडी लोलक कहते हैं। तो आप तुम कहेगा 1.3 मीटर यहां कह दिया तब नहीं कहेगा, इसलिए नहीं कहेगा कि इसको हम सेकेंडी लोलक कहते हैं। कौन लोलक कहते हैं सर? जिस लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड हो उसे हम सेकेंडी लोलक के नाम से जानते हैं। इसलिए कभी भी तुमको 1.2 मीटर नहीं पूछेगा। जब भी पूछना है सर ये 1.2 मीटर कभी नहीं पूछेगा। हो गया? यहां पर आप 9.8 भी ले सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। 9.8 लो, 10 लो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप्रॉक्स में वैल्यू आपका 2 ही आएगा। लैपटॉप पे चलेगा क्या कोड? नहीं, लैपटॉप पे सर नहीं चलेगा, सिर्फ मोबाइल फोन पे चलेगा। और याद रखना कि 1 मीटर लंबा होगा तो केवल 2 सेकंड होगा। द नेक्स्ट कहते हैं अगर साधारण पेंडुलम की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो। कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं क्या सर ये पेड ले आए हो तो ये बैच बंद हो जाएगा? सर कभी नहीं बंद होगा, मैंने प्रॉमिस किया कि एग्जाम तक चलेगा। कहीं और भी आगे सर कुछ और बैचेस भी हम लाएंगे आपके लिए, एकदम टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? और उसका पैसा भी नहीं लेंगे।
हम स्पेशल सोचें कि एग्जाम टाइम में कुछ और सर लेके आएंगे, कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन जिसका कोई पैसा नहीं लेंगे और पढ़ा देंगे, और वो डायरेक्ट आपका एग्जाम हॉल में मिलेगा। एकदम टेंशन नहीं लेना है। चला ठीक ना, वो तो चला समझो कि खर्चा चलाना भी सर 4-4 बैच फ्री में कैसे पढ़ाते, इसीलिए हम सर उसको लाए हैं। और दूसरा वो भी मेरा कंटेंट है, वो मेरी भी पूंजी है सर। हम ऐसे अगर दे देंगे तो फिर तो चला रोड पे आना पड़ेगा भीख मांगने के लिए, तब तो पता चला बीवियों मार के घर से भगा देगी, मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये निकम्मा लेके हम की करेंगे। अभी ब्याह तो ऐसे भी नहीं हुआ है। कहता है अगर साधारण पेंडुलम की लंबाई दुगुनी कर दी जाए, सर कुछ नहीं करना है, टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, यही होता है सर। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। इसको दुगुना करोगे तो टी नया कर लो, टी नया करोगे तो सर 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल, एल के जगह पर 2l बाई जी हो जाएगा। e2 बाहर निकल जाएगा, e2 बाहर निकल जाएगा तो √2 हो जाएगा। e2 रूट के साथ बाहर निकलेगा, √2 इंटू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, और √2 और 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी के सन 1 मान लो इसको हम t लिख सकते हैं, तो √2t हो जाएगा, यानी √2 गुना हो जाएगा। यू विल गेट द आंसर। लेकिन इसके बहुत उल्टे पुल्टे सवाल हम आगे लाने वाले हैं। कुछ नहीं, ऐसे करना सर, ये 3 गुना तो ये √3 गुना, ये 5 गुना तो ये √5 गुना, ये 6 गुना तो ये √6 गुना, और ये अगर 4 गुना कहेगा ना तो रूट से बाहर निकलेगा 2 गुना हो जाएगा। ये अगर 36 गुना कहेगा ना तो 36 रूट से बाहर निकलेगा 6 गुना हो जाएगा। अब 2 कहेगा तो अगर रूट तो √2 हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो √2 गुना। 3 कहेगा √3 गुना, 4 कह देगा तो 2 गुना, 5 कह देगा तो √5 गुना, 6 कह देगा तो √6 गुना, 7 √7 गुना, 16 तो बाहर निकलेगा 4 गुना। उस हिसाब से सेटिंग कर दोगे, तुम्हारा काम देखते ही खटाक से हो जाएगा। राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। लिख लिए, लिख लिए। अगले में चलें। द नेक्स्ट कहता है पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं की प्रत्यास्थता गुणांक क्या होती है। चला देखो, हम इसको 2 वर्ग में 3 वर्ग में बांटते हैं, हम तीनों इसका हम आपको पढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक होता है प्रत्यास्थ टक्कर, टक्कर समझते हो सर, एक दूसरे से टकरा जाना, उसकी को हम टक्कर कहते हैं, कुछ खास नहीं है। एक होता है भाई मेरे प्रत्यास्थ टक्कर, कौन टक्कर, एक होता है प्रत्यास्थ टक्कर, एक होता है भाई मेरे अप्रत्यास्थ टक्कर। एकरा में ना बड़ा झोल है, हम अभी पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन तुम जब अगर क्वेश्चन बनाता होगा ना, बताओ कहां पर अप्रत्यास्थ टक्कर में क्या संरक्षित रहेगा। एगो दे देगा गति ऊर्जा संवेग, संवेग संरक्षित रहेगा, गति ऊर्जा असंरक्षित, गति ऊर्जा असंरक्षित, संवेग संरक्षित, गति ऊर्जा भी संरक्षित, संवेग भी असंरक्षित, गति ऊर्जा भी असंरक्षित, संवेग भी असंरक्षित। ऐसा मिला है क्या क्वेश्चन? बड़ा बुरा में जाने वाला ही सवाल है, इसलिए ध्यान से देखना। अप्रत्यास्थ टक्कर पते नहीं चलेगा मारना की है। और एक मिलेगा सर आपको पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। देखो ये जब हम पढ़ा रहे हैं 10 गो ऑब्जेक्टिव कम से कम बनेगा। चला देखो मेरे पढ़ाने का तरीका, उम्मीद करते हैं तुमको। अभी मैं समझना कि एडमिशन के लिए बोल रहे हैं, कहा सर एकदम नहीं बोल रहे हैं। चला तो एडमिशन के लिए बोलते तो कहते कि देखो 3 को किस तरह हम, अगर हम सर एडमिशन के लिए कहते तो कहते देखो एकरा में ये होगा ई बराबर 0 केकरा में, ई बराबर 1 केकरा में, ई बराबर <1 केकरा में। तीनों केस बता देते हैं, कहते खत्म कर ना, पूरा टॉपिके पढ़ा दे रहे हैं कि थोड़ा दिक्कत नहीं हो। कहते हैं एक बार क्या हुआ कि मेरी सिस्टर थी, वो जाती थी किसी टीचर के पास पढ़ने के लिए, तो डिस्कशन करने जाती थी। तो मास्टरवा क्या करे कि जैसे कोई टॉपिक आए ना, तो उसका फाउंडेशन बैच अनाउंस था, तो क्या करे कि जैसे कोई डिस्कशन में कोई टॉपिक आए तो कहे ये जो है ना ये फाउंडेशन में, फिर आए डिस्कशन करवा रहा है 100 क्वेश्चन का, और टेस्ट लिया है बच्चों से, 10% फी लिया है। अगर जैसे कहेगा ये क्वेश्चन 13 नंबर ये यहाँ नहीं हो पाएगा, ये बड़ा उल्टा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से 1 घंटा लगेगा समझाने में, ये फाउंडेशन में। तो मेरी सिस्टर आती थी ना, तो बोले, हम बोले आज सवेरे आ गई 1 घंटा पहले, तो बोलते थे वो मास्टर आता है, कोनो बात आएगा ना कहेगा ये फाउंडेशन में, कोनो बात आएगा ना कहेगा ये फाउंडेशन में। हम मने मन सोचे कि सही है बोल रही है, एक मतलब हम लोग भी कहेंगे तो बच्चा जो है गरी आएगा। हम ये सब काम नहीं करते, जे पढ़ाना भाई बोर्डवा पे पढ़ा दो, झोल जाल बच्चा सब पूछता है। बच्चा के साथ जो झोल करेगा वो मास्टरवा झोल में ऐसा बोरा में जाएगा कि सोच भी नहीं सकता है वो मास्टर। इसलिए आज जो ईमानदारी से रहेगा यहाँ लंबा चलेगा, ये हमको बहुत अच्छे से पता। अभी उम्र कम है,
हमारा चलना है लंबा, इसलिए बेईमानी वाला धंधा नहीं करना है, ठीक है। आज जब सर सोचो मेरा बाल बच्चा होगा, मेरी बीवी होगी, अब देखेगी 7,000 लाइफ, तो मेरा कितना घर में रिस्पेक्ट रहेगा। तो काहे बेईमानी वाला धंधा करना है, दोनों काम हो रहा है सर, कुछ पैसा भी आ जा रहा है और नेम फेम भी मिल रहा है। तो माँ कसम सरिया के दो, ये नहीं कि फाउंडेशन में सब यहीं, एकदम टेंशन नहीं लेना है। ईमानदारी से बड़ी कोई पूंजी नहीं होती है। कहते हैं 3 टक्कर, एक प्रत्यास्थ, एक अप्रत्यास्थ। देखो हम कैसे पढ़ा रहे, एक पूर्णतः अप्रत्यास्थ। तो देखो तीनों टक्कर क्या क्या है। अगर किसी वस्तु को हम ऊपर से नीचे गिराएं 10 मीटर की ऊंचाई से, उतने ऊपर उठ गया, इसका मतलब प्रत्यास्थ। हम गिराएं बॉल को 10 मीटर की ऊंचाई से, उछला 5 मीटर, तो अप्रत्यास्थ। आई कहता 2 आदमी टकराया, टकराने के बाद दोनों साथे चल दिया, तो इसको कहते हैं पूर्णतः अप्रत्यास्थ, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। देखो इसमें क्या हुआ, जितनी ऊंचाई से उछला उतने, जितनी ऊंचाई से फेंके उतने ऊंचाई उछला। खाली देखो हम लिखते हैं जितनी ऊंचाई से उछला, जितनी ऊंचाई से उछला, जितनी ऊंचाई से उछला ना, जितनी ऊंचाई से फेंके, जितनी ऊंचाई से गिराए उतनी ही ऊंचाई उछला, उतनी ही ऊंचाई उछला। अब अप्रत्यास्थ टक्कर कहता जितनी ऊंचाई से गिराए, रू कैसे नहीं बुझबे, बोरा में जब नहीं, जितनी ऊंचाई से गिराए उससे कम ऊंचाई उछला, कम ऊंचाई उछला। आइए आएगा टकराने के बाद, रुक नहीं बुझबे, बर्दाश्त बर्दाश्त, हम पढ़ाएंगे न, चला लास्ट में तुम सड़क से बुझ गए। टकराने के बाद दोनों साथ साथ चल दिया, दोनों साथ साथ चल दिया। अब चला देखो, इसमें कहते हैं इस सब में संवेग संरक्षित, सब में संवेग संरक्षित, सब में संवेग क्या संरक्षित, संवेग संरक्षित। इसमें भी आएंगे, चला इसमें भी संवेग संरक्षित, ध्यान देना, संवेग संरक्षित। इसमें आएंगे, चला इसमें भी संवेग संरक्षित, ठीक है, इसमें भी संवेग संरक्षित। एकदम कोनो टक्कर कहे, अगर की मतलब समझा, कोनो टक्कर कहे तो तुम दिमाग में एडजस्ट कर लेना कि संवेग संरक्षित होवे करेगा। अब रही गतिज ऊर्जा, ये कह रहा जितनी ऊंचाई से गिराए उतनी ऊंचाई उछला, तो जितना से गिराए उतने से उछला, इसका मतलब जाने का भी वेग और आने का भी वेग दोनों समान होगा, तब ना उतने ऊंचाई उछला। आई कह रहा जितनी ऊंचाई से गिराए उससे कम ऊंचाई उछला, इसका मतलब जाने में वेग ज्यादा होगा, उछलता है तो वेग कम होगा, इसका मतलब इसमें गति ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगा। संरक्षित मतलब एक समान। इसमें भी टकराने के बाद इसमें भी गति ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगा, लेकिन ये जितनी ऊंचाई से गिरा उतने ऊंचाई उछलाते, इसमें गति ऊर्जा संरक्षित रहेगा। तो कहेंगे भैया यहाँ गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेगा, गतिज ऊर्जा संरक्षित, संरक्षित। समझ लो टॉपिक है तुम पढ़ रहा, इसमें भी गतिज ऊर्जा संरक्षित, इसमें गति ऊर्जा संरक्षित नहीं, इसमें गतिज ऊर्जा खाली देखो हम थोड़ा समझा देंगे, संरक्षित नहीं। इसमें भी आओगे तो इसमें भी गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं, गतिज ऊर्जा संरक्षित, संरक्षित नहीं। अब ध्यान से देखना, चला ये कह रहा है जितनी ऊंचाई से गिराए उतने ऊंचाई उछला, ये कह रहा है जितनी ऊंचाई से गिराए उससे कम ऊंचाई उछला, ये कह रहा है दोनों साथ साथ चल दिया। तो संवेग सब में संरक्षित होगा, क्योंकि कोई भी टक्कर होगा उसमें संवेग संरक्षित। कल आदमी घोड़ा से टकरा गया, संवेग संरक्षित, घोड़ा कुकुर से टकरा गया, संवेग संरक्षित, आदमी छुछुन्नर से टकरा गया, संवेग संरक्षित, कोई केकरो से टकरा गया, संवेग संरक्षित होबे करेगा, फिक्स है। लेकिन ये जितनी ऊंचाई से गिरा उतनी ऊंचाई उछला, तो गति ऊर्जा भी संरक्षित, बाद बाकी में गति ऊर्जा संरक्षित नहीं है। अब यहां चूंकि सर जितनी ऊंचाई से गिरा है उतनी ही ऊंचाई उछला, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ E इज इक्वल टू होता है 1।
क्योंकि जितनी से गिराए उतने उछला, यहां कम उछला तो ई इज लेस देन 1, और यहां दोनों साथे साथ चल दिया तो रिलेटिव वेलोसिटी ई प्रत्यास्थता गुणांक है इक्वल टू 0 होता है। फिर से हम समझाते हैं, प्रत्यास्थ टक्कर जितनी ऊंचाई से गिरा उतनी ऊंचाई उछला, अप्रत्यास्थ टक्कर जितनी ऊंचाई से गिरा उससे कम ऊंचाई उछला, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर टकराने के बाद दोनों साथ साथ चल दिया, और सब में संवेग संरक्षित, इसमें गति ऊर्जा भी संरक्षित, इसमें गति ऊर्जा संरक्षित नहीं, इसमें भी नहीं, इसका मान ई इज इक्वल टू 1, ई लेस देन 1, ई इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन इसका एक और सवाल हम लाएंगे सर, तब जाके मामला आपका क्लियर होगा। तो आपको क्या पूछेगा, प्रत्यास्थ टक्कर में कौन संरक्षित, एक ऑप्शन संवेग संरक्षित, गति ऊर्जा असंरक्षित, संवेग भी संरक्षित, गति ऊर्जा भी संरक्षित, संवेग असंरक्षित, गति ऊर्जा असंरक्षित, और संवेग असंरक्षित, गति ऊर्जा संरक्षित। ऐसा क्वेश्चन दे देगा, तू बनाइए नहीं पाएगा। तो तुम याद रखो, प्रत्यास्थ टक्कर हो या कोई टक्कर हो, संवेग संरक्षित होगा, प्रत्यास्थ टक्कर में गति ऊर्जा भी संरक्षित, बाद बाकी में गति ऊर्जा संरक्षित नहीं। इस आधार पर सेट कर लो। क्या बोले हम, सब में संवेग संरक्षित, प्रत्यास्थ में गति ऊर्जा भी संरक्षित, बाद बाकी में गति ऊर्जा संरक्षित नहीं हो। कोनो क्वेश्चन बना के देखना तो सेटिंग हो जाएगा, लेकिन ना एक दो बार और आगे आएगा तब बुझाएगा। जल्दी से पहले लिख के यस टाइप कर। आइए इंग्लिश हिंदी वाला भी जो मामला है सर, थोड़ा सा हम बुक से निकल जाते हैं, तो जहां पर भी आपको प्रॉब्लम होगी कि हम हर वर्ड का हिंदी इंग्लिश कर देंगे, और करके पहले से ही हम क्वेश्चन में भी डालेंगे, ताकि इंग्लिश वाले बच्चों को भी दिक्कत ना हो। एकदम टेंशन नहीं लेना है। हो गया? और हो गया तो सर यस टाइप कर दीजिए। हो गया तो सर जल्दी से यस टाइप कर दीजिए। लिख लिए? अब देखिए, हमको प्रत्यास्थ पूछेगा तो ई बराबर 1, और प्रत्यास्थ पूछेगा ई लेस देन 1, लेकिन ये बताने से नहीं होगा। इसका एक थ्योरी है जो हम आगे क्वेश्चन में डिजाइन किए हैं, 2-3-4 सेट बाद कभी आएगा तो हम इसके बारे में बताएंगे कि कैसे तुम याद रखेगा। तो हम तो अभी जुगाड़े को शॉर्टकट बताते हैं। प्रत्यास्थ है तो सब कुछ जितना जाएगा उतने आएगा, यानी 10/10 1। देखो कैसे हम याद रख रहे हैं। ई कह रहा है 10 मीटर जाएगा, 10 मीटर आएगा तो 10/10 बराबर 1। ई कह रहा है उससे कम आएगा तक लेस देन 1। ई कह रहा दोनों साथ साथ 0। तो हम इसको कैसे ध्यान में रखें, प्रत्यास्थ में जितना जाएगा उतने आएगा, तो भैया 10/10 1। ई कह रहा कम तो लेस देन 1। ई कह रहा पूर्णतः प्रत्यास्थ, भैया साथे साथ चल देगा 0। अब आ जाओ हेने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई मेरे, क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। किधर गया क्वेश्चन रे? क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है पूर्णतः प्रत्यास्थ, पूर्णतः प्रत्यास्थ या प्रत्यास्थ के बात है, वस्तुओं का प्रत्यास्थता गुणांक कितना होगा? तो कहेंगे पूर्णतः प्रत्यास्थ हो जाएगा, इसका मतलब ई का मान 1 हो जाएगा, जितना से गया उतने से आता है। आंसर हो गया। द नेक्स्ट वन इज कहता है बॉयल्स के नियम के अनुसार। तो सर बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, गेलुसाक का नियम, तो रहेगा हम जुगाड़ बता देते हैं, इससे तुम्हारा काम चल जाएगा। देखो हम हमेशा बच्चों को सर कोशिश करते हैं कि तुम आज तक बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, गेलुसाक का नियम खूब पढ़ा होगा। हम एक न्यूमेरिकल बनवाएंगे या ऑब्जेक्टिव बनवाएंगे, चला तो मेरे लिए देखो क्या आसान है। हम याद रखवाएंगे तो रखी पीबीटी बीसीजी, पीबीटी बीसीजी, तो हम याद रखवाएंगे पीबीटी बीसीजी, पीबीटी बीसीजी, पीबीटी बीसीजी, पीबीटी बीसीजी। तुम कहेगा मास्टर की बोल रहा है, बोल के लिखो पीबीटी बीसीजी, पीबीटी बीसीजी। तुम कहेगा मास्टर की है ही, तो देखो पी भी टी बी सी जी रे चला जी। तुम कहेगा मास्टर की है तब बॉयल्स लॉ है, ई की है रे मास्टर, ई चार्ल्स लॉ है, ई की है रे मास्टर, ई गेलुसाक के लॉ है। एकदम आराम से, एकदम कथी से चला, एकदम आराम से एकरा मिटा दो। पीबीटी बीसीजी याद रखो, कैसे रखना देखो कैसे, पीबीटी बीसीजी। अब देखो कैसे यहां होता है, पी और भी में हमेशा एगो चीज का ध्यान रखना पूरे साइंस में। ये जुगाड़ जो तोरा दे रहे हैं, तोरा आज तक अगर कोई दिया होगा तो आज के बाद मेरे चैनल पे मत आना पढ़े। जो जुगाड़ हम तोरा दे रहे हैं ना, अगर आज तक कोई दिया होगा मेरे अलावे, हम दिए होंगे तो कोई बातें नहीं है, मेरे अलावे कोई दिया होगा ना, तो मेरे चैनल पे कल से ना आना पढ़ने। समझ लेना मास्टर आप फेंक रहा था। कॉन्फिडेंस लेवल देखो, हमरा पता है। अगर कहीं पर भी साइंस में, की बोल रहे हैं हम, कहीं पर भी साइंस में टेम्परेचर रिलेशन में आ जाए,
तो तोरा रो नहीं बुझेगा, हम बताती हैं। जैसे यहां पर तुम आओगे तो यहां P और V के बीच रिलेशन होगा बॉयल्स लॉ, V और T के बीच रिलेशन होगा चार्ल्स लॉ, P और T के बीच रिलेशन होगा गेलो-साक लॉ। तो जब टेम्परेचर रिलेशन में आ जाएगा तो वो रिलेशन सीधा होगा। कोई भी चीज गर्माने के बाद सीधे ना होता है, पूरे साइंस में एक आध जगह ही अपवाद है, वो कभी पूछवे नहीं करता है। तो तोरा की याद रखना है, किसी भी रिलेशन में टेम्परेचर आ जाए रिलेशन में, तो कोई भी चीज गर्माता है तो चला सीधे ना होता है। पूरे साइंस की बात कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री जे तू ले लो, कोई न्यूमेरिकल। तोरा दिक्कत क्या होता है कि तोरा फॉर्मूला लगाना होता है ना, मास्टरवा तोरा बता देता है कि बताता है, मास्टरवा बताता है, देखो चला मास्टरवा बताएगा तोरा P1 बट्टा P2 इज इक्वल टू V1 V2 बट्टा V1। एग्जाम हॉल में तोरा पते नहीं चलतो कि P1 बट्टा P2 बराबर V2 बट्टा V1 लगाएं कि V1 बट्टा V2 लगाएं, नहीं पता चलतो। ये हो जाए तो V1 बटा V2 की V2 बटा V1, क्योंकि कहीं पर T1 बटा T2 है, कहीं पर V2 बटा V1 है। तो पूरे साइंस में कहीं भी अगर रिलेशन की बात होगी तो टेम्परेचर अगर रिलेशन में होगा तो वो रिलेशन सीधा रिलेशन होगा, क्योंकि कोई भी चीज गर्म होने के बाद सीधा होता है। देखो कैसे, P और V में रिलेशन, यहां टेम्परेचर नहीं है रिलेशन में, इसका मतलब उल्टा होगा, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। क्या होगा चला, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, क्योंकि उल्टा इसलिए होगा कि टेम्परेचर रिलेशन में नहीं है। इसमें रिलेशन होगा तो ये कांस्टेंट होगा, और ये कांस्टेंट होगा चला तो टेम्परेचर हो जाएगा कथी, टेम्परेचर हो जाएगा कथी, यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा। आराम से सीख लो, ये में रिलेशन तो ये कांस्टेंट, ये में रिलेशन तो ये कांस्टेंट, ये में रिलेशन तो ये कांस्टेंट। अब यहाँ V और T में तो टेम्परेचर आ गया रिलेशन में, तो यहाँ उल्टा रिलेशन था क्योंकि टेम्परेचर नहीं था रिलेशन में, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। और यहाँ सीधा रिलेशन होगा क्योंकि टेम्परेचर आ गया रिलेशन में, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। और यहाँ पर इसमें रिलेशन तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ हम कहेंगे प्रेशर कांस्टेंट। और जब P और T में रिलेशन होगा तो यहाँ पे टेम्परेचर आ गया रिलेशन में, तो हम कहेंगे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा। और जब कौन कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। इसका एक और तरीका है, तुम लिख सकते हैं, इसको इस साइड लाओगे तो P V हो जाएगा, इस साइड भागा में, इस साइड गुना में आएगा। इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, अभी तुरंत बोले थे PV बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। या इसी को हम लिखते हैं क्या, इसी को हम लिखते हैं P1 बट्टा P2 इज इक्वल टू V2 बट्टा V1। और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग V1 बट्टा V2 इज इक्वल टू T1 बट्टा T2। और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं P1 बट्टा P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T1 बट्टा T2। और जैसे हमको बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला लगाना होगा तो P1 बट्टा P2 बराबर V2 बट्टा V1। तो देखो यहाँ टेम्परेचर नहीं है तो देखो तो उल्टा है, V2 बट्टा V1 है। यहाँ टेम्परेचर है, देखो T1 बट्टा T2, V1 बट्टा 1/2 1/2। यहाँ देखो 1/2 2/1। यहाँ टेम्परेचर रिलेशन में तो 1/2 है, यहाँ 1/2 है, क्योंकि टेम्परेचर जब ये रिलेशन में आएगा सीधा रिलेशन होगा, और टेम्परेचर रिलेशन में नहीं रहेगा तो उल्टा रिलेशन होगा। देखो यहाँ नहीं है तो उल्टा रिलेशन। अब जब तुम क्वेश्चन बनाएगा और V और T में क्वेश्चन हमको फंस गया कि V1 बटा V2 बराबर T1 बटा T2 की T2 बटा T1, और ये पूरे साइंस में लागू होता है, जहां टेम्परेचर नहीं है पलट दो रिलेशन को, और टेम्परेचर है तो सीधा रिलेशन लगेगा। हमको एकदम लग जाएगा अच्छा कोई भी चीज गर्माएगा तो सीधा हो जाएगा, V और T में रिलेशन है तो V1 बटा V2 बराबर T1 बटा T2। यहाँ आएंगे P और V में तो कहेंगे भैया P और V में रिलेशन है, अच्छा टेम्परेचर नहीं है का मतलब उल्टा रिलेशन होगा, P1 बटा P2 बराबर V2 बटा V1। अब कहेगा P और T में तो कहेंगे अच्छा T है तो P1 बटा P2 बराबर T1 बटा T2 होगा, क्योंकि टेम्परेचर रिलेशन में है तो P1 बटा P2 बराबर T1 बटा T2 होगा। जल्दी से छाप, अब क्वेश्चन पे चल, खट से थोड़ा बन जो तो क्वेश्चन, यू विल गेट द आंसर। हो गया, हो गया, जल्दी से लिख के सर यस टाइप कर दीजिए, लिख के सर जल्दी से यस टाइप कर दीजिए। लिख लिए? अब चलिए तो सर क्वेश्चन की दुनिया में लिख लिए तो सर जल्दी से यस टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है बॉयल्स के नियम के अनुसार, बॉयल्स के नियम के अनुसार इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। आप खुद पढ़ के देख लीजिए सर कितना नंबर आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर, क्वेश्चन नंबर है आपका 9, बताइए आंसर, बताओ ना आंसर।
जल्दी जल्दी टाइप करो। कहता है बॉयल्स के नियमानुसार नियत आयतन, तो सर हम जानते हैं बॉयल्स पीबीटी बीसीजी में पी और भी के बीच रिलेशन है, तो ये हो जाएगा P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, या PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, या P1 बट्टा P2 इज इक्वल टू V2 बट्टा V1। देखो कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें कांस्टेंट कौन रहेगा सर, तो P और V में रिलेशन है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए कहता है नियत आयतन पर, तो ये गलत हो गया यहीं पर, क्योंकि नियत आयतन नहीं तापमान होगा। एगो दिया है नियत दाब पर, ये गलत हो जाएगा। एगो दिया नियत ताप, ये भी दिया है नियत ताप। ये दोनों में अब हमको चुनना होगा बी और डी में। बताइए क्या होगा। नियत तापमान पर दिए गए किसी गैस का द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल एक स्थिरांक होगा। पीवी बराबर स्थिरांक होवे करता है, चला पीवी बराबर कांस्टेंट, तो आंसर हो जाएगा आपका बी फॉर बॉल। अब यहां कर रहे हैं, इसको भी मिला लो। नियत तापमान पर किसी गैस का दाब आयतन के अनुक्रमानुपाती, दाब आयतन के अनुक्रमानुपाती नहीं व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए ही नहीं होगा। आंसर हो जाएगा आपका बी फॉर बॉल। हो गया, यू विल गेट द आंसर। ये चारों में से तीनों 1 2 3 4 में से कोई एक पकड़ाएगा और तुम्हारा काम हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज, अगला कहता है भाई मेरे, द नेक्स्ट वन इज एक ही तत्व के समस्थानिक में होते हैं। इसमें क्वेश्चन में बड़ा जान है। तुम लोग तो कहेगा ओ समस्थानिक, लेकिन जान है चलाकरा में। हम बताते हैं कैसे। कोई एक समस्थानिक ले लो। समस्थानिक मतलब सर, हम अगर समस्थानिक की बात करें, समस्थानिक की बात करें तो समस्थानिक उसे कहते हैं जिसका परमाणु संख्या समान और परमाणु भार, अगर हम समस्थानिक की बात करें तो परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या समान, इस सब जानता होगा। अब परमाणु भार अलग अलग, परमाणु भार अलग अलग, परमाणु भार अलग अलग, परमाणु संख्या समान, परमाणु भार अलग अलग। अब ध्यान देना, जैसे C6 12 है, C6 13 है, ध्यान देना। चला, ये दोनों परमाणु संख्या देखो समान है, परमाणु भार अलग अलग है। अब यहां प्रोटॉन की संख्या निकालो, प्रोटॉन निकालोगे चला इसमें 6 होगा, जो यहां रहता है वही प्रोटॉन, यही इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी निकालोगे चला तो 6 होगा, क्योंकि ये जो यहां रहता है वही प्रोटॉन वही इलेक्ट्रॉन, आप पढ़े होंगे। इसमें भी निकालोगे तो ये प्रोटॉन हो जाएगा 6, इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा 6। लेकिन जब सर आप न्यूट्रॉन निकालोगे, जब आप न्यूट्रॉन निकालोगे, क्या निकालोगे सर, जब आप न्यूट्रॉन निकालोगे, जब आप न्यूट्रॉन निकालोगे, क्या निकालोगे, न्यूट्रॉन देखो निकाल के कितना आता है। न्यूट्रॉन निकालते हो तो ये न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी 12 में से 6 गया 6, और यहां न्यूट्रॉन 13 में से 6 गलो चला हो गलो 7। अब तुम गौर से देखो, इलेक्ट्रॉन पर कभी भी भरोसा नहीं करना है समानता और अलगता के लिए। अब तुम कहेगा, क्वेश्चन कह रहा है एक ही तत्व के समस्थानिक में होते हैं, तो तुम गौर से देखोगे तो तुमको लग जाएगा कि प्रोटॉन भी समान होते हैं समस्थानिक में 6 6 6 6, और इलेक्ट्रॉन भी समान होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। तो तुम कहेगा न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। नहीं सर, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, ये गलत है। न्यूट्रॉन की संख्या हम देख रहे हैं, ये 6 ये 7 है। अब कहता समान परमाणु द्रव्यमान होता है, ये भी गलत है। देखो ये 12 ये 13 है, तो ये भी गया। अब तुम देखोगे तो समान प्रोटॉन संख्या, समान परमाणु संख्या, भिन्न परमाणु संख्या। तो अब गौर से देखोगे तो यहां दिया है एक समान प्रोटॉन की संख्या। तुम्हारा शायद जो पीपीटी होगा वहां पर देखना, यहां परमाणु संख्या को काट के समान, यहां पर ये तीसरा ऑप्शन तुम्हारा सेट हो गया होगा, समान इलेक्ट्रॉन की संख्या, समान इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो सेट हो गया होगा तुम्हारा। तुम्हारा जो बी नंबर ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन में तुम्हारा देखो क्वेश्चन नंबर है 10 में जो बी नंबर है उसमें देखो समान इलेक्ट्रॉन की संख्या सेट हुआ होगा, समान इलेक्ट्रॉन की संख्या बी नंबर में सेट हुआ होगा। तो अब तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन बचा, तो ये इसका मतलब अगर फिर से सोचते हैं इस पे, इतना आसान नहीं है, चला एकदम आराम से। कहते हैं न्यूट्रॉन की संख्या समान, नहीं न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है। एक दिया समान इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये मत छोड़ दो, हम ठीक करवा दिए तुम्हारे पास जो पीडीएफ है। समान इलेक्ट्रॉन की संख्या, देखो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही है। फिर आते हैं समान प्रोटॉन की संख्या, देखो प्रोटॉन की संख्या भी समान है, ये भी ऑप्शन सही है। अब कहता है भिन्न परमाणु संख्या, भिन्न परमाणु संख्या कहां है, भिन्न परमाणु संख्या थोड़े है, परमाणु संख्या तो समान है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा।
अब तुम्हारे पास समान इलेक्ट्रॉन की संख्या समान प्रोटॉन की संख्या, दोनों आंसर है। तो सर इस पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि अगर चार्ज आ जाएगा तो ये बदल जाएगा, भरोसा नहीं करना है। यानी अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से कोई एक चुनना हो तो हम लोग प्रोटॉन वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे, इसलिए समान प्रोटॉन की संख्या हमारा आंसर होगा, ये नहीं होगा। और ये जो है ये मेरा सेकंड आंसर हो सकता है, यानी ये मेरा जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है ये हमारा सेकंड आंसर होगा। रुको हम अच्छे से लिख देते हैं, ये जो हमारा है ये सेकंड आंसर होगा। कौन? इलेक्ट्रॉन की संख्या सेकंड आंसर होगा, ई नहीं रहेगा। प्रोटॉन की संख्या मेरा पहला आंसर होगा समानता में, और इलेक्ट्रॉन की संख्या मेरा दूसरा होगा, क्योंकि इस पर भरोसा नहीं कर सकते, अगर चार्ज आ जाएगा तो ये बदल जाएगा। अब समानता किसके कारण होती है? चला, प्रोटॉन के कारण। और अगर हम बात करें न्यूट्रॉन के कारण, तो न्यूट्रॉन के कारण विषमता होती है, न्यूट्रॉन के कारण विषमता होती है। कहेगा तुमको समस्थानिक में समानता किसके कारण? तो कहेंगे प्रोटॉन के कारण। कहेगा विषमता किसके कारण? तो कहेंगे न्यूट्रॉन के कारण। और नए प्रोटॉन रहेगा तब अगले केस में प्रोटॉन ने रहने पर नॉन ऑफ दीज नहीं मार के इलेक्ट्रॉन मारेंगे, क्योंकि इस पर भरोसा नहीं है। अगर चार्ज आ जाएगा तो ये बदल जाएगा। राइट इट डाउन। यहां समान प्रोटॉन की संख्या, समान इलेक्ट्रॉन की संख्या, दोनों में से कोई एक चुनना हो, चूंकि दोनों सही है इसलिए प्रोटॉन चुनेंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं चुनेंगे, क्योंकि चार्ज आने पर ही बदल जाता है। राइट इट डाउन। हो गया? हो गया? जल्दी से लिख। अगर कहेगा समानता किसके कारण तो कहेंगे भैया प्रोटॉन के कारण। अगर कहेगा विषमता किसके कारण तो कहेंगे न्यूट्रॉन के कारण। अगर प्रोटॉन समानता में नहीं रहे ऑप्शन में तब इलेक्ट्रॉन मार देना। द नेक्स्ट वन इज, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला कहता है रेडियम का अर्ध जीवन काल 1600 वर्ष है, तो बताएं कि 8 ग्राम रेडियम कितने वर्षों में 1 ग्राम शेष बचेगा। तुम भाई मेरा एक नोट करके लिख लो, नोट करके क्या लिख लो कि अर्ध आयु काल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। अर्ध आयु काल किस पर निर्भर नहीं करता? द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अर्ध आयु काल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। लिख लिया? जल्दी से लिख। अर्ध आयु काल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अर्ध आयु काल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अब इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे? इसको हम लोग सर एक एक नियम पे बनाएंगे। अब देखिए कैसे। कहता है रेडियम का अर्ध जीवन काल 1600 वर्ष है। कितना 100 वर्ष है? चला 1600 वर्ष है। तो बताएं कि 8 ग्राम रेडियम का कितने वर्षों में 1 ग्राम शेष रह जाएगा? तो चला रे, अर्ध आयु है 1600 वर्ष, तो यानी 8 ग्राम को 4 ग्राम होने में लग जातो 1600 वर्ष, क्योंकि 8 ग्राम है ये 4 ग्राम है। अर्ध आयु 8 ग्राम को 4 ग्राम होने में 1600 वर्ष लगेगा, एकदम सिंपल। फिर कह रहा है 1 ग्राम कितने दिन में शेष बचेगा? फिर 4 ग्राम को 2 ग्राम होने में द्रव्यमान पर चूंकि निर्भर नहीं करता, कितना होगा? आधा होने में कितना लगेगा? 1600 वर्ष। अगला क्वेश्चन में और ज्यादा समझ में आएगा। 1600 वर्ष। और फिर कह रहे 1 ग्राम, तो कहेंगे 2 ग्राम को फिर 1 ग्राम करने में कितना? तो कहेंगे भैया 1600 वर्ष। तो बता आंसर की हो जाएगा? चला 16 तिया 4800 वर्ष इज द आंसर। 4800 वर्ष। फिर हम समझाते हैं, ध्यान देना। कहता है रेडियम का जीवन काल 1600 वर्ष है, तो बताएं कि 8 ग्राम रेडियम को कितने वर्षों में 1 ग्राम बचेगा? तो चला अर्ध आयु द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। 8 ग्राम को 4 ग्राम होने में जितना टाइम लगेगा, 4 ग्राम को 2 ग्राम होने में इतने टाइम लगेगा, आधा होने में। अब 2 ग्राम है उसको भी आधा होने में उतने टाइम लगेगा। कह रहा है 1 ग्राम शेष रहने में, तो 8 ग्राम को 4 ग्राम होने में 1600 वर्ष, 4 ग्राम को 2 ग्राम होने में फिर 1600, 2 ग्राम को 1 ग्राम बचने में फिर 1600, टोटल लग गया 4800। इसमें अब देखो 2 तरीके से पूछा जा सकता है। तरीका क्या क्या होगा? चला बड़ा मेहनत का चीज है, तुम इतना आसान मत समझो, एकदम मेहनत कीजिए लेकिन हो जाएगा। इसकी 150% की गारंटी। कहेगा 1% या 1 ग्राम बचने में, या यहीं पर लैंग्वेज बदल देता, कहता 7 ग्राम नष्ट होने में, 7 ग्राम नष्ट होने में, तो कहते 4800 वर्ष। 1 ग्राम बचने में, 1 ग्राम बचा, इसका मतलब 8 ग्राम था, 7 ग्राम नष्ट होने में, दोनों का सेम आंसर होगा 4800 वर्ष। राइट इट डाउन, जल्दी से लिख लो।
अगला क्वेश्चन बनाओगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जल्दी से लिख के यस टाइप कर दीजिए सर। हो गया। अगला क्वेश्चन सेम टॉपिक पे है, देखिए आप बना लीजिएगा खट से। हो गया एकदम। चला पढ़ाई कर, कोई अल बल वाला बात नहीं। 1 घंटा तू मेरे साथ रहेगा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। हम चाहें तो चला भोजपुरिया गाना सुना के हंसा भी सकते हैं, लेकिन हंसाएंगे नहीं, न जिंदगी भर रोएगा। हो गया। अब देखो अगला सवाल में आते हैं। कहता है पोलिनियम का अर्ध जीवन काल 140 दिन है, तो बताएं कि 1 ग्राम पोलिनियम कितने दिनों में 25% शेष रह जाएगा। तो 1 ग्राम मान लीजिए, वो 1 ग्राम जो है 25% मतलब कितना, 25% शेष रह गया, मतलब 0.25। तो कहता है 1 ग्राम को 50 ग्राम होने में, यानी 0.50 ग्राम होने में कितना लगा, कितना है अर्धायु, 140 दिन। तो चला 0.5 ग्राम को फिर और आधा हो गया, कहते हैं 25%, यानी कितना, 0.25 ग्राम होने में फिर 140 दिन लगा। टोटल लग गया चला 280 दिन। अब 280 दिन लग गया, तो ये हम कह सकते हैं कि 25% बचने में, 25% बचने में या 25% बचने में या 25% बचने में या 75% नष्ट होने में या 0.25 ग्राम बचने में, या इसी को कह देंगे 0.75 ग्राम नष्ट होने में, इस सब में लग जाएगा कितना दिन, 280 दिन। इसको 1 2 3 4 तरीके से पूछ सकता है। राइट इट डाउन। पोलिनियम का फिर से हम समझाते हैं। पोलिनियम का अर्धायु 140 दिन है, बताएं 1 ग्राम पोलिनियम कितने दिनों में 25% शेष रहेगा। तो 1 ग्राम 25% शेष रहना मतलब 0.25 ग्राम बचना। 1 ग्राम को 0.50 ग्राम बचने में 140, 0.50 को 0.25 बचता 140। अभी 280 क्या क्या है, ये कहेंगे 25% बचा, 75% नष्ट हो गया, 0.25 ग्राम बचा, 0.75 ग्राम नष्ट हो गया, एक के बात है। चला 4 टका 1 टका हो गया, इसका मतलब 3 टका गया या 1 टका बचा, एक के बात न है। जल्दी से लिख। जल्दी से लिख लीजिए सर। राइट इट डाउन और लिख के यस टाइप कर दीजिए। और इस टाइप का और 1-2 सवाल आगे लाएंगे तो आपका सर फंडा क्लियर हो जाएगा। हो गया। अगला कहता है 90 ग्राम पानी। चला मोल का एक क्वेश्चन आता है, ये मोल का क्वेश्चन से डरना मत, हम जो बता रहे हैं उस पर ध्यान देना। मोल होता है दिया गया द्रव्यमान, अब बट आणविक सूत्र द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बट आणविक सूत्र द्रव्यमान। ये चला दिया गया द्रव्यमान को हम काट देते हैं, क्योंकि सब मास्टर लिखाता है, ये हम नहीं लिखाएंगे। तुम एकरा की करो, एकदम ये सब खोजना बिना नहीं है, सीधा लिखना कि भैया प्रश्न में दिया गया द्रव्यमान, प्रश्न में दिया गया द्रव्यमान, जे प्रश्न में दिया हुआ द्रव्यमान होगा उसको ले लेना, और उसका जो आणविक सूत्र द्रव्यमान जे कंपाउंड दिया हुआ रहेगा उससे भाग दे देना, तो हर काम हो जाएगा। अब तुम कहोगे कैसे, तो 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या, तो मोल निकालना है। चला तो मोल निकालना है, तो 90 ग्राम, प्रश्न में कितना दिया है 90, तो प्रश्न में दिया गया 90। अब कहता है मौजूद मोल की संख्या, तो पानी का H2O का यौगिक का H2O का द्रव्यमान कितना, आणविक शुद्ध द्रव्यमान मतलब पानी दिया है, तो अगर द्रव्यमान निकाल देंगे, 16 2 18, 18 से चला भाग दे दो, 18 5 90, यानी हो गया 5 इज द आंसर। एक और क्वेश्चन है सेम, तो हम थोड़ा बना के दिखा देते हैं तो हर काम हो जाएगा। जल्दी से पहले एक लिख लो, जल्दी से लिख। हो गया, हो गया। द नेक्स्ट वन इज, आगे बढ़े। अगला देखो तो क्या है, कहता है हीलियम के 64 ग्राम
तो चला मोल निकालना है ना, तो हीलियम दिया, प्रश्न में दिया हुआ द्रव्यमान, अब बटा आणविक सूत्र द्रव्यमान, आणविक सूत्र द्रव्यमान, प्रश्न में दिया गया द्रव्यमान है 64, तो 64 लिख दो। हीलियम कह रहा है तो हीलियम होता है He24, तो 24 यानी 4 से भाग दे दो, तो 4 होता है इसका द्रव्यमान 16। आंसर 16 मोल इज द आंसर। कुछ नहीं करना है, जब ये मोल पूछे ना तो दिया गया द्रव्यमान जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हीलियम का जो द्रव्यमान होता है उससे भाग दे दो, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर। हो गया, हो गया। और सर कोशिश कीजिए मैथ वगैरह है, रीजनिंग वगैरह, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का भी, ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। द नेक्स्ट वन इज, कहता है कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? चला पित्ताशय ग्रंथि है, अधिवृक्क, पीयूष, पिट्यूटरी, जिगर, ये सब ग्रंथि है। पित्ताशय में सर पित्त रस जमा होता है, ये ग्रंथि नहीं है। पित्ताशय लिख लो, पित्त रस, पित्त रस, पित्त रस जमा होता है। पित्ताशय में कौन रस जमा होता है? पित्त रस जमा होता है। द नेक्स्ट वन इज, कहता है न्यूलैंड का अष्टक नियम डैश तत्व तक लागू होता है। चला रे, इसका 2 क्वेश्चन आएगा। कहेगा न्यूलैंड का अष्टक नियम कहां तक लागू होगा, तो कहेंगे कैल्शियम तक। ये जो अष्टक नियम दिया था ना, ये कहा था कि हर 8वें तत्व का गुण समान होगा। ये जो न्यूलैंड का अष्टक नियम था, ये कहता था, पीरियोडिक टेबल अगर आप पढ़े होंगे कि हर 8वां तत्व का गुण समान होगा, हर 8वें तत्व का गुण समान होगा, हर 8वें तत्व का गुण, हर 8वें तत्व का गुण समान होगा, तत्व का गुण समान होगा, हर 8वें तत्व का गुण क्या होगा? समान होगा। तो लेकिन सर ये कहां तक वैलिड था, तो कहेंगे कैल्शियम तक। और कहेगा इसका पीरियोडिक टेबल कहां तक अंत हुआ था, तो चला इसका पीरियोडिक टेबल थोरियम पर अंत हुआ था। ये पीरियोडिक टेबल में थोड़ी सी गड़बड़ी है, अगर पूछेगा कहां पर अंत हुआ तो ये कुछ तत्व हैं जो बाद में जुटे, लेकिन अगर पूछेगा कहां पर अंत हुआ तो कहेंगे थोरियम पर। तो कहेगा नियम कहां तक वैलिड था, इसको हम लिख देते हैं सर, इसको अगले पेज में। न्यूलैंड की अगर हम बात करें, ध्यान देना, मामला गड़बड़ा जतौरे चला। अगर हम न्यूलैंड की बात करें चला, तो न्यूलैंड का जो पीरियोडिक टेबल था, ध्यान देना, न्यूलैंड का जो पीरियोडिक टेबल था वो कहां तक वैलिड था, तो कहेंगे भैया न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल कहां तक वैलिड था, तो लिखो कैल्शियम तक। न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल, न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल नहीं कहो, पीरियोडिक टेबल अगर कहोगे तो वो मेंडलीफ ने दिया था पहली बार। न्यूलैंड की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा था अष्टक नियम दिया, अष्टक नियम दिया। कौन नियम दिया? चला अष्टक नियम दिया, पढ़ने में दिक्कत हो जाएगा, लिखो अष्टक नियम दिया, ज्यादा लपेटेंगे तुम पढ़िए नहीं पाएगा। अष्टक नियम दिया। और अगर हम दूसरा की बात करें तो यह केवल कैल्शियम तक ही मान्य है, यह कैल्शियम तक मान्य है, और इसका अंत होता है थोरियम पर। इसका अंत होता कहां पर सर? थोरियम पर। इसका अंत कहां होता है? थोरियम पर। राइट इट डाउन। अष्टक नियम दिया। कौन नियम दिया? अष्टक नियम दिया। यह कैल्शियम तक मान्य है, इसका अंत होता है कहां पर? थोरियम पर। ये 3 मुख्य सवाल है जो पूछे जाते हैं। इसका अंत होता है चला कहां पर? थोरियम पर। आप सर यह कहां तक मान्य है, तो कहेंगे कैल्शियम तक। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। कहता है न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल डैश तत्व तक, न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है, कहता है न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल डैश तत्व तक लागू होता है, तो कहेंगे कैल्शियम तक। और कहेगा कहां पर यह अंत होता है, तो कहेंगे थोरियम पर। अगला, उपयुक्त उत्तरों के साथ नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करें। पहला है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ मान लो कि सर पत्थर है, स्टोन है। कहता है ये पदार्थ की अवस्थाएं डैश नहीं होती। तो चला कोई भी पदार्थ होगा ना तो उसकी अवस्थाएं अस्थाई नहीं होती। अस्थाई में 2 ऑप्शन है, इसलिए कि मान लो ये लोहे है तो क्या जैसा रख दोगे वो इसमें रह जाएगा? नहीं रहेगा, वो अस्थाई है। जंग लग जाएगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा,
कुछ ना कुछ होगा। तो वो अस्थाई कहता है पदार्थ की अवस्थाएं डैश नहीं होती तो अस्थाई नहीं होती, लेकिन उसमें दो गो है, एक वो है उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट पदार्थ की अवस्था। यही सब क्वेश्चन पूछा, लड़का बोला बाप रे स्टेटमेंट रीजन पूछ दिया था, रीजनिंग जैसा। कहता है पदार्थ की अवस्थाएं डैश को परिवर्तित कर बदली जा सकती है। अब सर कहता है परमाणु क्रमांक को परिवर्तित करके, नहीं सर, तापमान जब बदलिएगा ना तो उसका अवस्था बदल जाएगा, गर्म की जगह तो द्रव हो जाएगा और गर्म की जगह तो गैस हो जाएगा। अब तापमान कब बदलेगा? जब दाब बदलेगा। इसलिए कहते हैं तापमान और दाब बदलकर पदार्थ की अवस्थाएं तापमान और दाब बदलकर परिवर्तित की जा सकती है, क्योंकि कोई भी चीज का तापमान अगर बदलिएगा सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा और अवस्था बदल जाएगा और लिक्विड से क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका बी फॉर बॉल। द नेक्स्ट वन इज, अगला कहता है गंडमाल। ये तो सब जानते होंगे, ग्वाइटर, गंडमाल, गंडमाला, ये थोड़ा सा हिंदी वर्ड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, उसका ग्वाइटर होता है और ग्वाइटर सब जानता है। चला, आयोडीन की कमी के कारण होता है, यू विल गेट द आंसर। आयरन की कमी से आप जानते होंगे एनीमिया रोग होता है। कैल्शियम की कमी से आपका हड्डी कमजोर हो जाएगा। अब सोडियम तो सर आप जानते होंगे सर चाकू से काटा जा सकता है, फर्स्ट ए वर्ग का है, कुछ खास नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रेत फिल्टर, जैव रेत फिल्टर मतलब जो सर बालू वाला फिल्टर हम लोग घर में नहीं लगाते हैं, उसी को हम जैव रेत फिल्टर कहते हैं, के संदर्भ में सही नहीं है। तो सर देखिए, कहता यह रोगजनकों को निष्क्रिय करता है या मार देता है। अवसाद, अवसाद मतलब जितना भी गंदगी के बड़े कणों को हटाता है, कोई भी गंदगी बड़े कणों में होगा तो उसको हटा देगा। निस्पंदन, निस्पंद मतलब सर गंदगी ही समझ लो, छोटे कणों को भी हटा देता है, बालू छान देता है। कहता है उच्च गुणवत्ता वाला पानी, हमेशा सुनिए उच्च गुणवत्ता होता है, बालू के फिल्टर से छान देगा तो उच्च गुणवत्ता होगा। तो तुमको एगो डाउट यहां होगा, एगो डाउट यहां होगा। कहता है यह रोग जनकों को निष्क्रिय कर मार देता है। तो चला, कुछ ना कुछ रोग जनक जो होते हैं बालू द्वारा छन जाते हैं, लेकिन उच्च गुणवत्ता ही होगा, ये नहीं होगा, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। ये नहीं रहता तब इसको हम सेकंड आंसर मानेंगे, क्योंकि सर ऐसा भी नहीं है कि सारे बैक्टीरिया को सर ये मार देता है, इसलिए अगर ये नहीं रहेगा तब ये मारेंगे। सेकंड आंसर, इसका ध्यान रखना है, लिख लो वहां पर सेकंड आंसर, ये नंबर लिख के डैश दे दो और लिख दो सेकंड आंसर। हो गया? क्योंकि सर उच्च गुणवत्ता होगा नहीं, ये बेस्ट आंसर है हमारे लिए। अगर ये नहीं रहेगा तो यह रोग जनकों को निष्क्रिय करता है, तो सर बालू बहुत ज्यादा निष्क्रिय नहीं कर पाता, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर कर देगा। कहता है K2SO4, K2SO4 को निरूपित करता है। चला, K2SO4 है, ये है, तो कहते हैं पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा, नाइट्रेट तो होगा नहीं, एकदम सिंपल है, इसमें हड़बड़ाना नहीं। जैसे लड़का ही कंपाउंड देखता है ना, कहता बाप रे बाप ये नहीं होगा। चला, सल्फर है तो सल्फेट होगा। यहां देखो पोटेशियम सल्फेट है, के है तो पोटेशियम हो जाएगा। यहां पोटेशियम क्लोराइड है तो क्लोराइड होगा नहीं। एल्युमिनियम सल्फेट है, एल्युमिनियम है जो सल्फेट होगा। पोटेशियम सल्फेट इसलिए दिए डरना मत, नामे तो पूछ रहा है पोटेशियम और सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा। यू विल गेट द आंसर। हम एक बार रिवाइज भी करते हैं। चला, ये पोटेशियम और सल्फेट है, इसलिए पोटेशियम सल्फेट हो गया। अगले में अगर हम आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जैव रेत, वही पानी का जो फिल्टर होता है, चला निष्क्रिय करता है, तो ये सेकंड आंसर होगा। और शुद्ध गुणवत्ता वाला पानी देता है, ये हम नहीं कह सकते, गुणवत्ता वाला पानी हमको उससे नहीं मिलता है। और कहेंगे ग्वाइटर, ये सब जानता है, आयोडीन। उसके बाद आते हैं उपयुक्त उत्तरों में, सर पदार्थ की अवस्था डैश नहीं होती। पढ़ाई सर त्याग और तपस्या है, हमेशा ध्यान रखना। पदार्थ की कोई भी अवस्था स्थायी नहीं होती। लोहा लेता ही अस्थायी होता है क्या? नहीं होता। अब कहता है पदार्थ की अवस्थाएं डैश को परिवर्तित करके बदली जा सकती है। तापमान को परिवर्तित करोगे ठोस और द्रव, द्रव में से फिर गैस में बदल जाएगा। और ये कहता है कहां तक लागू होता है? कैल्शियम तक। कहां पर अंत होगा? तो थोरियम पर। अगला कहता है कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? पित्ताशय सर, इसमें पित्तरस जमा होता है, ये ग्रंथि नहीं है। कहता है वही कर देना, दिया गया जितना होगा। हीलियम का होता है 4, 64/4 16 हो जाएगा। अगला 90 ग्राम में मौजूद मोल की संख्या, तो पानी है तो दिया गया हो गया 90, होता है पानी का 18, तो 18 5 90, तो 5 हो गया आंसर। अगला 25% वही होता है। चला, अर्ध जीवन काल जो है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, जैसे एक नियम से हम लगाए हैं वैसे ही बना लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। अगला एक ही तत्व के समस्थानिक, समस्थानिक में यहां हम करवा दिए हैं काट के इलेक्ट्रॉन समान, तो इलेक्ट्रॉन समान, इलेक्ट्रॉन भी समान होता है, प्रोटॉन भी समान होता है, लेकिन मारना प्रोटॉन है। ये अगर नहीं रहेगा तब सेकंड आंसर ही मार देना। अगला 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 कहता है बॉयल का नियम, हम तुमको पढ़ाएं पीबीटी बीसीजी, पीबीटी बीसीजी, उसको सेट कर लेना दिमाग में, तो हर काम हो जाएगा। टेम्परेचर रहेगा सीधा, टेम्परेचर नहीं रहेगा तो उल्टा, उसी पर न्यूमेरिकल हम आगे लाएंगे। पूर्णतः प्रत्यास्थ, पूर्णतः प्रत्यास्थ ई बराबर 1 होगा, और प्रत्यास्थ होगा तो ई बराबर लेस देन 1 होगा। पूर्णतः प्रत्यास्थ हो जाएगा तब 0 हो जाएगा। कहता है अगर साधारण पेंडुलम की लंबाई 2 गुनी करेंगे तो √2 गुनी हो जाएगा।
4 गुनी करते तो 2 गुनी हो जाता है। 1 मीटर कहेगा, जैसे 1 मीटर कहेगा सेकेंडी लोलक है, 2 सेकंड हो जाएगा। और 1.2 कभी नहीं पूछेगा, ये तो सर हम तुमको बता ही दिए आंसर। डायनासोरस की एक प्रजाति है। एक साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा दीजिए, लंबाई बढ़ा देंगे, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी होता है, ये बढ़ा देंगे तो ये बढ़ जाएगा। अगला कहता है एक ग्रह की त्रिज्या, हम बोले थे जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर पे बना लेना, पृथ्वी पर जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर, दूसरे ग्रह पे जो कहेगा वो कर देना, और उसके बाद उसको पहले से दूसरे को रिलेट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे करना है। चला, जी बराबर होता है जी एम बटा आर स्क्वायर पृथ्वी पर, अन्य ग्रह पर जब कहेगा जी डैश मान लेना, जी एम के जगह एम बाई 2 कहेगा तो एम बाई 2 कर देना, आर के जगह आर बाई 3 कहेगा तो आर बाई 3 कर देना, अब सॉल्व कर देना, जी एम बटा आर स्क्वायर की जगह पर जी लिख देना, यू विल गेट द आंसर। अगला 2 नंबर भी सेम क्वेश्चन है। 1 नंबर हम बोले थे चला जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर होता है, जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर होता है, एम बाई आर स्क्वायर के समानुपाती होगा, इसलिए ए नंबर आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच। जो भी सर आपका इशू आ रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना भी प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व करेंगे। और सर हम ऐसे ही सीढ़ी दर सीढ़ी अपने ऑब्जेक्टिव का जो हमारा 7:30 से 8:30 पौने 9 तक का शेड्यूल है, इसको रेगुलरली एग्जाम तक करेंगे। और न्यूमेरिकल भी आज सर हम वर्क पावर एनर्जी जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है सुबह में स्टार्ट किए हैं 9 से 10 में, WRFS कॉस थीटा का क्वेश्चन करवाए हैं। कल हम लोग काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप जिनको न्यूमेरिकल की जरूरत हो वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमको। 9 से 10 बिल्कुल फ्री क्लासेस है सर आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।